औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको सियासी शतरंज में मैं खुशामदीद वेलकम कहूँगा। यकीनन मुल्क में जो सियासी शतरंज खेली जा रही है उसकी वजह से ज़्यादातर लोग इस मुल्क की सियासत को कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स। इस डर्टी पॉलिटिक्स ने हमारी मईशत को और मुआशरत को तबाह बर्बाद तहस नहस करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ मुआशरे की, सोसाइटी की, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे मुल्क में सेनेट में जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं उसके मुताबिक 5.5 लाख के करीब बच्चे हर साल रेप होते हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त जिस स्पीड से पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, पिछले साल तकरीबन 8 लाख, इस साल बताया जा रहा है 12 लाख छोड़ के जा चुके हैं। यकीनन ये इस बात की निशानदेही है कि लोग पाकिस्तान में खुश नहीं है, हमारी सोसाइटी सही डायरेक्शन में नहीं है, हमारे लोग नहीं चाहते पाकिस्तान में रहना। और बात करूं मैं अगर मईशत की, तो हम सब जानते हैं महंगाई कहाँ पहुंची हुई है, बेरोजगारी कहाँ पहुंची हुई है, मुश्किलात कहाँ पहुंची हुई है। जिस शख्स की आमदन 10,000 रुपए थी, उसके अखराजात 10,000 से 20,000 हो गए, लेकिन उसकी आमदन में इजाफा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुश्किलात ही मुश्किलात हैं और लोग बड़े फंसे हुए हैं। अब ऐसी सूरत हाल का फायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग मार्केट में कूद पड़े। यकीनन हम रोज सियासत की बात करते हैं और सियासत से जुड़े मसाइल की बात नहीं करते, तो आज मैं जिस मसले की तरफ निशानदेही करने वाला हूं वो है पाकिस्तान में बढ़ता फ्रॉड, 2 नंबरी, धोखेबाजी, डबल शाह, ट्रिपल शाह, क्वाड्रुपल शाह बढ़ते जा रहे हैं, कोई रोकने का नाम नहीं ले रहा। FIA हो, दूसरे हमारे सिक्योरिटी के इदारे हों, वो खामोश तमाशाई बने बैठे हुए हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन लिया भी तो बहुत देर से लिया। फॉर एग्जाम्पल, आज मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ देर पहले वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ नेशनल IT सेमिनार से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान की आज IT एक्सपोर्ट्स इस वक्त $236 मिलियन है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की IT एक्सपोर्ट्स $200 अरब के करीब है। हम क्यों इतना पीछे रह गए? जबकि हमें याद होना चाहिए कि अगर आपको बताऊं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दुनिया में सबसे पहली कंप्यूटर वायरस बनाने वाले 2 पाकिस्तानी थे और आज उनकी बहुत बड़ी IT कंपनी पाकिस्तान से बाहर मौजूद है। कितना पोटेंशियल जो वेस्ट किया जा रहा है। ऐसे में हम जानते हैं कि थोड़ा वक्त पहले से ही कुछ शार्क लेंडिंग एप्स पाकिस्तान में मुतारिफ कराए गए जो लोगों को सस्ते कर्जे दे रही थी, महंगे कर्जे दे रही थी, बहुत चराए सूद पे, लेकिन आसानी से दे रही थी। यानी अगर आप किसी बैंक से कर्जा लेने जाएं तो वो आपके घर पे आके वेरीफाई करेंगे, आपके ऑफिस में आके वेरीफाई करेंगे, आपकी पे स्लिप लेंगे, आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लेंगे। लेकिन ये वो ऐप्स थी जो सिर्फ आपकी शनाख्ती कार्ड की तस्वीर आपसे मांगती थी, आपके फोन का एक्सेस आपसे लेती थी और आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रही थी। इसी हवाले से एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है, पहले उस पर नजर डालिए, फिर आगे गुफ्तगू करेंगे। रिपोर्ट देखिए। मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का फायदा उठाते हुए गैर मुल्की कंपनियों ने ऐप्स के जरिए कर्जा फराहम करना शुरू किया तो लोगों ने समझा कि अल्लाह की तरफ से मदद आई है, लेकिन हकीकतन ये एक ऐसा जाल था जिसमें 15,153 मासूम पाकिस्तानी फंस गए। ये मोबाइल फोन ऐप्स महंगे कर्जे बिना तस्दीक के इसलिए देती हैं ताकि मोबाइल फोन को बआसानी हैक करके तमाम जाती मालूमात, मोबाइल फोन में मौजूद तस्वीरें, वीडियोस, क्रेडिट कार्ड्स डिटेल्स, मोबाइल में सेव फोन नंबर्स वगैरह हासिल करने के बाद आगे फरोख्त किए जा सकें। और फिर शुरुआत होती है गैर मुल्की नंबर से रिकवरी के लिए आने वाली फोन कॉल्स की, जिन पर कर्ज लेने वालों को मुगल्लिजात बके जाते हैं, डराया धमकाया जाता है और उसी के साथ साथ दोस्तों और रिश्तेदारों को भी फोन कॉल्स करके रकम का मुतालबा किया जाता है। पाकिस्तान में फ्रॉड की बढ़ती तादाद का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। कभी फोन पर कॉल मौसूल होती है कि आपका रिश्तेदार लॉकअप में है, पैसे न दिए तो मुकदमा दर्ज कर देंगे। कभी किसी थाने के SHO या DSP का हवाला देकर शहीद पुलिस एहलकारों की बेवाओं के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। कभी बैंक हुकाम बनकर अकाउंट ब्लॉक होने का कहकर ATM कार्ड्स की तफसीलात मांग कर अकाउंट खाली कर दिया जाता है। मुल्क में माशी बदहाली का फायदा उठाते हुए डिजिटल डबल शाह और 9 सरबाज मासूम पाकिस्तानियों को फ्रॉड के जरिए खुदकुशियां करने पर मजबूर कर रहे हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इन 9 सरबाजों और जालसाजों के सामने बेबसी का शिकार नजर आते हैं। अब तक FIA ने सिर्फ 37 ऐप्स को बंद करने का दावा किया, जबकि 154 ऐप्स ऑपरेटर्स के खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। FIA ने कार्रवाई करते हुए 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर जेल
मोबाइल भेज दिया है। डिस्कशन करेंगे। स्टूडियो में ज्वाइन किया है एक बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अहमद चिनॉय साहब। वेलकम टू सियासी शतरंज। अहमद चिनॉय साहब साबिक CPLC चीफ हैं, हम जानते हैं कि ताजर रहनुमा भी है और कराची के अंदर बहुत एक्टिव नज़र आते हैं हर तरह के मामलात में। चिनॉय साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल, हुजूर, जब ये ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो ये आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस ले लेते हैं, यानी आपकी गैलरी, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी मैसेजिंग। न सिर्फ ये आपके फ़ोन के अंदर रिमोट ईयर्स और रिमोट आइज़ भी एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी आपका फ़ोन इस वक्त आपके सामने बंद पड़ा हुआ है, वो उसका कैमरा खोल के देख सकते हैं आप क्या कर रहे हैं, वो सुन सकते हैं आप क्या बोल रहे हैं, वो जान सकते हैं आप किस लोकेशन में बैठे हुए हैं, और वो पहली चीज़ आपकी माँ को फ़ोन करते हैं, फिर आपकी बीवी को फ़ोन करते हैं, फिर दफ्तर के लोगों को फ़ोन करते हैं। और ये एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब मुल्क मुआशी तबाही का शिकार है और कोई इनको रोकने वाला नहीं था जब तक पाकिस्तानियों ने खुदकुशियां करना शुरू नहीं की। शोर मैं भी काफी वक्त से मचा रहा था इस अहम इशू के ऊपर सर, लेकिन कोई कुछ ना कर पाया। अब कुछ FIR हो गई हैं, कुछ ऐप्स बंद हो गई हैं, 2-4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। और सर आप जानते हैं कि आपको भी रोज 6 फोनें आती हैं कि मैं यहां से बात कर रहा हूं मेरी मदद कर दें, मैं यहां से बात कर रहा हूं मेरी मदद कर दें। फ्रॉड क्यों बढ़ता जा रहा है हुजूर इस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई बात सबसे बड़ी ये है कि लोग कस्म पुरसी का शिकार हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, और जो भी कोई इस तरह की स्कीम आती है उसमें लोग जो हैं वो उसके पीछे दीवानावार घूम जाते हैं। इसकी अगर आप एक्सेस देख लें कि नोन ऐप्स की कितनी बड़ी एक्सेस है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लाखों तादाद में लोग। क्यों चिनॉय साहब कि हमारे कमर्शियल बैंक्स ने इतनी लैंडिंग कर दी है गवर्नमेंट को कि वो अब लैंडिंग से कतराते हैं कि यार पैसे शॉर्ट हो रहे हैं, लिक्विडिटी पोजीशन सही नहीं है। इनके पास इतना पैसा आ गया है कि ये बांटे जा रहे हैं सिर्फ शनाख्ती कार्ड की तस्वीर पे और फोन के एक्सेस पे। देखिए, ये कोई ऑफिशियल पैसे नहीं बांटते, ये पाकिस्तान की ग्रे और ब्लैक इकनॉमी की जीती जागती मिसाल है। सर गैर मुल्की कंपनियां भी इसमें हैं, सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें इसलिए मुमकिन हो गई हैं कि अब आप एक लिमिटेड नंबर्स ऑफ जो पैसे हैं वो आप इजी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोबाइल ऐप के ज़रिए, चाहे वो मोबाइल लिंक हो, चाहे यूफ़ोन हो, मोबाइल पैसा, यूफ़ोन पैसा, और उसमें एक नहीं 3 दफ़ा कर दें, 2 दफ़ा कर दें तो, और ये पैसे फिर जो है वो 3 गुना 4 गुना करके वसूल कर लें। जी हाँ। और ये बड़ा आसान काम है। तो पाकिस्तान की जो ब्लैक इकनॉमी है वो आज भी फ्लरिश कर रही है, और ये काम बड़ी उससे हो रहा है जब आप सारी चीज़ों का एक्सेस ले लेते हैं और फिर आप फैमिलीज़ को बदनाम करना शुरू कर जाते हैं, दोस्तों में उसकी बदनामी शुरू हो जाती है, तो वो किसी न किसी बहाने कहीं ना कहीं वो पैसे रिटर्न करना शुरू कर देता है। तो ये जो मॉडल है बिज़नेस का, ये इनके लिए जो ऑपरेटर्स हैं इनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव है, और बेसिकली इस तरह का लोन देना और इंटरेस्ट लेना ये स्टेट बैंक के कवानीन के ख़िलाफ़ है, और उस कवानीन को जो है वो बाईपास ये स्टेट बैंक के अंडर आ ही नहीं रहे सर, SEC में ये रजिस्टर ही नहीं है। ये तो एक ऐसी गेम खेल रहे हैं जिसपे कोई लिमिट्स ही नहीं है, कोई पैरामीटर्स ही नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। हुजूर, आपको दिन में कितनी फ़ोनें आती हैं? देखिए, अक्सर व बेशतर इस तरह की फ़ोन आती रहती है, ये लोन के लिए अपनी जगह पर आती हैं। जो सबसे अहम कॉल्स आजकल आ रही हैं वो आ रही हैं कि मैं फ़लाँ जगह से, चिश्तिया से जो है वो मौलाना फ़लाँ बात कर रहा हूँ और आपकी बड़ी तारीफ़ है, ये है वो है, आप बड़ा नेक काम करते हैं, हमारे पास हमारी फ़लाँ का ऑपरेशन है जो कल हो रहा है और उसके लिए इतने पैसों की ज़रूरत है, फौरी तौर पे भेज दें, हमने इतने इमोशनल ब्लैकमेलिंग। और ये आप बेतहाशा। चिनॉय साहब, मेरे दफ्तर में मैं एक शोरूम पे काम कर रहा था, गाड़ियों के शोरूम पे, वहां पे एक शख्स आया, उसने बोला मुझे इलाज के लिए टेस्ट कराने हैं, मेरी मदद करो। मैंने उसकी मदद कर दी। वो दिन है, आज का दिन है, रोज 4 फोनें आती हैं। कभी जनाजे के लिए कफन चाहिए होता है, कभी कोई DSP अरशद मलिक होता है जो शहीदों की बेवाओं के लिए पैसे मांग रहा होता है, और मैं ब्लॉक कर करके थक गया हूं उनके नंबर्स। मैं रिपोर्ट, अच्छा कमाल बात यह है कि सर इंतजामिया कहाँ है, CPLC कहाँ है, FIA कहाँ है, पुलिस कहाँ है, साइबर क्राइम विंग कहाँ है? ये लोग तो ना होने के बराबर हैं, तो इंतजार करते हैं कोई खुदकुशी करे फिर कुछ करेंगे। असल में इसमें जब आप कहते हैं साइबर क्राइम विंग जो इसकी अथॉरिटी है वो कहाँ है, तो लोग रिपोर्ट भी नहीं करते। और सच्ची बात है, अगर मुझे आप पूछें तो मैंने भी आज तक रिपोर्ट नहीं किया। चिनॉय साहब, जब मैंने अपने एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर से पूछा कि क्या मुझे रिपोर्ट करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपके पास फारिग टाइम बहुत है, आपको जिंदगी में कोई काम नहीं है, कोई फायदा होगा नहीं। अब भरोसा ही नहीं रहा किसी को सिस्टम के ऊपर, तो फिर क्या रिपोर्ट करें? देखिए, वो बिल्कुल ठीक है, ये काम मैं समझता हूँ कि 2 सतह पे होना चाहिए था। CPLC फैसिलिटेट करती थी हमेशा, और CPLC के पास भी शिकायत जानी चाहिए जो
قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو FIA کا سائبر کرائم یونٹ ہے ان کے ساتھ مل کر ان کو ایک بفر کا کردار ادا کر کے اس کیس کو ریزالو کروائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بغیر اپلیکیشن دیے, بغیر آپ کے شکایت کیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کا کام ہو جائے گا اور ان کو خواب میں الہام ہو جائے گا. ان کو شکایت کرنا ضروری ہے, ان کو بتانا ضروری ہے. سر جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ دوسرے کو نماز پڑھنے کا کہہ رہا ہے, عجیب سا لگ رہا ہے. آپ نے خود شکایت درج نہیں کرائی, آپ لوگوں سے اپیل کریں. میں نے نہیں کی, میں ایڈمٹ کرتا ہوں, لیکن مجھے بھی کرنی چاہیے تھی. جب احمد چنوئی نہیں کر رہا تو ایک عام آدمی جو ان ایپس کے ذریعے حضور 10,000 15,000 5,000 کے لونز لے رہا ہے, وہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے کمپلین کرنے کا؟ کہاں سے لائے گا وہ بالکل resources؟ دیکھیں کمپلین کرنی چاہیے تھی. آج بھی میں آپ کو ببانگ دہل یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہاں میں نے نہیں کی تھی, لیکن میں بھی اب انتظار میں ہوں کہ کوئی ایسا دوبارہ یہ کال آئے اور میں پھر جو ہے وہ اس کی کمپلین باقاعدہ کروں, سائبر ونگ کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ریزالو کرانے کی کوشش کروں. جو میرا اپنا تجربہ ہے ان کے ساتھ میں شیئر کروں, کیونکہ یہ کام جب تک ہم نہیں کریں گے, ان بھیڑیوں کو روکیں گے نہیں, یہ اس طرح کی جو ہے وہ وارداتیں کرتے رہیں گے. سر ملی بھگت کتنی ہے؟ میں اس میں ملی بھگت رائٹ اوے کچھ بھی نہیں کہوں گا. اس لیے نہیں کہوں گا کہ ایک دفعہ اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے اور پھر پتہ چل جائے کہ کیا واقعے میں سائبر ونگ کرائم نے جو ہے وہ ان کو اریسٹ کیا, ان کو روکا, اور اگر نہیں روکتے تو پھر سارے شواہد اس طرف جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ایک چانس دے دینا چاہیے کہ ان کو روکیں اور ان کو جو ہے وہ ہٹائیں وہاں سے. سوسائٹی میں بڑھتا ہوا فراڈ کا رجحان, کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے, ڈبل شاہ, ٹرپل شاہ, کوڈرپل شاہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں. پیسے کی کسمہ پرسی کراچی کے عوام یا پاکستان کے عوام کی سادہ لو طبیعت کہ بڑی جلدی جو ہے وہ ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور لالچ میں آ جاتے ہیں. ٹریپ میں آنا اور لالچ میں آنا دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو یہ لالچ میں آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ٹریپ بھی ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کیوں ٹریپ ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس بھی اپنے زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ فوری کیش چاہیے ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی کسمہ پرسی بھی ہے, لوگوں کی لالچ بھی ہے, اور پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا وقت پہ ریئیکٹ نہ کرنا, یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. کیا پالیسی فریم ورک ڈیولپ ہونا چاہیے تاکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کچھ حرکت میں آ جائیں؟ دیکھیں پالیسی فریم ورک تو یہی ہے کہ اس کی کوئی ہاٹ لائن بنا دیں, لوگوں کے پاس جیسے ہی فون آئے اس کو پبلسائز کریں, وہ فون کی شکایت وہاں کریں, اور پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ شکایت پہ عمل کریں. سر اس اہم ایشو پہ میں نے نیشنل ٹی وی پہ 3 پروگرامز کیے ہیں, کچھ نہیں ہوا. جب تک کہ کسی نے خودکشی نہیں کی اور کسی مشہور شخص نے آ کے اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی, ڈیجیٹل پہ وہ وائرل نہیں ہوا, سوشل میڈیا پہ کوئی حرکت میں نہیں آیا, کس کا انتظار کرتے ہیں؟ سر لگتا تو ایسے یہ سب سرپرستی میں ہو رہا ہے. دیکھیں پھر میں اس میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم نے پراپر شکایت لانچ ہی نہیں کی تو ظاہر ہے سر جنہوں نے لانچ کی ان کو بھی کچھ نہ ملا, وہ بھی شکل تکتے رہ گئے کب کچھ ہوگا. نہیں, ایسا میں سمجھتا ہوں نہیں ہوا ہوگا. جو بات یہ ہے کہ سو موٹو نوٹس قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نہیں لیا, وہ ان کی اپنی ذمہ داری ضرور بنتی ہے, میں اس میں ان کو بریوز زمان نہیں کہتا, لیکن عوام کی بھی اپنی ایک ذمہ داری ہے. آپ کراچی کے ایک بہت بڑے شہری ہیں, بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں, آپ کا اسٹیک ہے اس شہر کے اندر, اور یقیناً یہ شہر پاکستان کے 10% کے قریب ہے. کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو جو لوگ پھنس جاتے ہیں اس جال میں؟ دیکھیں فوری طور پر جو ہے وہ جہاں ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں, ان کو رپورٹ کریں, چاہے وہ پولیس کو کریں, چاہے FIA کو کریں, چاہے CPLC کے توسط سے آئیں. اور دوسرا میں اس فورم پہ پھر یہ کہوں گا کہ شہری ادارے CPLC جیسے اداروں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دیں, پبلک کا ساتھ دیں, اس میں بفر بنیں, اس میں بیٹھے نہ رہیں کہ جی ہمیں کوئی کہے گا تو ہم یہ کام کریں گے. جب ان کے علم میں ہے, سوشل میڈیا پہ اتنا آیا, آپ نے ایک اویئرنیس دی, تو پھر ان کا فوری طور پہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو فعال کریں اور اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کریں. میں بہت مشکور ہوں احمد چنوئی صاحب کا, سابق چیف ہیں CPLC کے اور تاجر رہنما. آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے, ہمارے شو کا حصہ بنے. یقیناً یہ بات واضح ہے کہ جو سسٹم ہے اس کے اندر لوپ ہولز بہت ہیں, پالیسی فریم ورک بننا ضروری ہے, لوگوں کو اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے, کمپلینٹ بھی کرنی ہے, رپورٹ بھی کرنی ہے, ساری ایکٹیویٹیز. لیکن جو لوگوں کے حالات ہیں, آج کا شو پاکستانیوں کے نام ہے, اور جو لوگوں کے حالات ہیں وہ بڑے مشکل ہیں, قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں. پوچھیں گے FIA کے سابقہ حکام سے کہ آخر FIA میں کہاں کہاں کوتاہی ہوئی ہے, پالیسی فریم ورک ہو, چاہے امپلیمنٹیشن ہو, چاہے پکڑ دھکڑ ہو, کیوں نہیں کی جاتی, کیوں انتظار کیا جاتا ہے خودکشی کرنے کا. اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے سیاسی شطرنج.